में प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स एंजॉय करता है, इसी तरह स्टेट के अंदर गवर्नर होता है और गवर्नर का भी यस सेम सर। वही रोल होता है स्टेट के अंदर जो प्रेसिडेंट का रोल सेंटर में होता है। अब कुछ डिफरेंसेस है इसमें जो हमें समझनी है। पहली बात यह है कि गवर्नर का जो है वो 153 आर्टिकल है, आर्टिकल 153, जिसमें कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन एवरी स्टेट, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन रखा गया है अंडर आर्टिकल 153 कि हर एक स्टेट के अंदर गवर्नर होना चाहिए एंड ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और पावर जो है वो स्टेट के अंदर गवर्नर के नाम पे ही रहेगा, गवर्नर ही एंजॉय करेगा। और इतना ही नहीं, गवर्नर जो है वो सारे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या जो चीफ मिनिस्टर है उनको अपॉइंट करेगा और उसके बाद जो है गवर्नर की जो पोजीशन है वो सिमिलर है प्रेसिडेंट जिस तरह सेंटर में होता है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें बोला गया कि हर एक स्टेट में एक ही गवर्नर होता है, लेकिन कभी कभी जो है अगर जरूरत पड़ी तो हम दो स्टेट्स का सेम एक गवर्नर भी बना सकते हैं, यानी एक गवर्नर को दो स्टेट्स का चार्ज भी दे सकते हैं। तो इस तरह से गवर्नर की जो पोजीशन है वो स्टेट में एज अ प्रेसिडेंट होता है, वो एग्जीक्यूटिव पावर्स एंजॉय करता है। और अगर हम देखें, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि गवर्नर जो है आउटसाइडर होना चाहिए, लेकिन जितने भी हमारे गवर्नर्स आज तक आए हैं ये एक कन्वेंशन बना है, एक कस्टम बना है कि यूजुअली गवर्नर आउटसाइडर ही होता है। तो गवर्नर आउटसाइडर क्यों होता है? हमारे जम्मू कश्मीर का गवर्नर हमारा अपना क्यों नहीं है, या किसी भी स्टेट का गवर्नर अगर बनता है वो उस पर्टिकुलर स्टेट का क्यों नहीं होता, वो आउटसाइडर क्यों होता है? कोई इसका आंसर देगा? सर फिर तो वीटो पावर का सर क्योंकि इस्तेमाल वो नहीं एजेंट होगा होता है सेंट्रल सेंटर का। सेंट्रल का एजेंट होता है। हाँ, ये एजेंट होता है, यानी ये असल में सेंटर का बंदा होता है, ये हमारा बंदा नहीं होता है, ये आउटसाइडर होना चाहिए ताकि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे। कहते हैं गवर्नर सीक्रेटली हर 14 दिन के बाद, एवरी 14 डेज, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता, और ये रिपोर्ट सीक्रेटली वो सबमिट करता है प्रेसिडेंट के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, जिसमें सारी बातें लिखी होती है कि स्टेट में क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है या खराब हो रहा है। तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन वो वहां पे देता है जो किसी को पता नहीं होता, इसीलिए गवर्नर हमेशा आउटसाइडर ही होता है, पहली बात। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि अगर ये लिखा जाता ना वहां पे कि गवर्नर शुड बी आउटसाइडर, फिर तो सीधे लगता कि भाई कोई गड़बड़ है, लेकिन कन्वेंशन ये है, कस्टम बना हुआ है कि हमेशा आउटसाइडर ही रखा जाता है। एंड ऑल्सो क्वालिफिकेशन, कि गवर्नर किसको बनाया जा सकता है, तो गवर्नर की कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आप देखिए ये कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो हर एक इंसान के अंदर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड 35 ईयर ऑफ एज, सिर्फ यही दो चीजें हैं, एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो गवर्नर क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उसके 35 होनी चाहिए और उसके पास कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए। और अदर देन अबव मेंशन क्वालिफिकेशन, अ पर्सन बिकम ए गवर्नर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, यानी वो किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी पर्सन को जिसकी एज 35 ईयर क्रॉस हो जाती है उसको गवर्नर बनाया जा सकता है। इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है, ही इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर, जिसका भी नाम रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, उस बंदे को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, और उसके लिए कोई और क्वालिफिकेशन नहीं है एक्सेप्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड 35 ईयर ऑफ एज। समझे? यानी इससे पता चलता है कि किसी को भी भेजा जा सकता है, वो सिविल सर्वेंट हो, वो आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हो सकता है, या कोई आर्मी का मेजर होता है, अक्सर हम देखते हैं आर्मी से ही ये गवर्नर्स आते हैं ज्यादातर, या कोई ब्यूरोक्रेट होता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई बंदा, या पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा, या कोई भी, यानी जो उनका अपना बंदा होगा। इसीलिए इसमें इन्होंने कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा है कि भाई उसके पास ये क्वालिफिकेशन हो, उसके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं, सिर्फ ये काइट कि भाई 35 ईयर ऑफ एज होना, और ना कोई इलेक्शन का सिस्टम है, डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है और वो भी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी
सेंट्रल गवर्नमेंट के ही इशारे पे गवर्नर को बनाया जाता है हर एक स्टेट के, चाहे वो एलजी हो या गवर्नर हो। ठीक। सो टर्म ऑफ ऑफिस जो गवर्नर है वो नॉर्मल है 5 ईयर, बट ही होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन उसका जॉब, उसका पोजीशन प्रेसिडेंट की मर्जी के मुताबिक चलता है। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक इसको वहां पे कंटिन्यू करेगा, और जब चाहेगा तो इसको रिमूव करेगा। तो ही इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, उसको दोबारा भी बनाया जा सकता है। वो 10 साल 15 साल भी रहेगा, कोई रिटायरमेंट एज नहीं है गवर्नर की, है ना। उसको दोबारा भी अपॉइंट किया जा सकता है। एंड ही कैन बी आल्सो ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट अनदर स्टेट, इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी ट्रांसफर किया जा सकता है। और कभी भी विदाउट एनी रीजन, विदाउट गिविंग एनी रीजन उसको रिजिग्नेशन मांगा जा सकता है, या उसको रिजाइन लिया जा सकता है, वो खुद रिजाइन देगा। बिकॉज देयर इज नो ग्राउंड ऑन विच गवर्नर में बी रिमूव्ड। प्रेसिडेंट को ऐसे आप रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए एक प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए और प्रॉपर प्रोसीजर होता है ना। लेकिन गवर्नर को रिमूव करने के लिए कोई भी ग्राउंड नहीं है। प्रेसिडेंट उसको विदाउट एनी रीजन कभी भी जो है रिमूव कर सकता है। बिकॉज वी हैव सीन इन द पास्ट, इन 1989 वीपी सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या किया, सारे गवर्नर्स को कहा कि आप रिजाइन दे दो, क्योंकि ये गवर्नमेंट के इशारे पे ही होता है। गवर्नमेंट बदलेगी तो गवर्नमेंट चाहेगी तो वो सारे गवर्नर से कहेगी कि आप विद इन 24 आवर रिजाइन कीजिए, और ऐसा हुआ था 89 में। इसी तरह 91 में कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 14 गवर्नर्स को भी चेंज कर दिया। तो ये गवर्नर्स असल में सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट्स होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी, यूनियन गवर्नमेंट चाहेगी, या पार्लियामेंट चाहेगा, या प्राइम मिनिस्टर चाहेगा कि इसको कहाँ पे गवर्नर रखना है, कितने टाइम तक रखना है, तो ये उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, उनकी अपनी मर्जी है। आया समझ। ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। जो कंसर्न हाई कोर्ट होगा, यानी अगर जम्मू कश्मीर में गवर्नर आया तो यहाँ का चीफ जस्टिस उसको ओथ देगा, या कोई सीनियर मोस्ट जज। तो चीफ मिनिस्टर का इसमें कोई रोल नहीं होता। गवर्नर की किसी भी एक्टिविटी में चीफ मिनिस्टर का या स्टेट गवर्नमेंट का या स्टेट की किसी भी एजेंसी का कोई रोल नहीं होता। कंप्लीटली वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कांटेक्ट में रहता है, और चीफ मिनिस्टर कोई भी जो है गवर्नर के साथ कुछ नहीं कर सकता, ना उससे कुछ पूछ सकता है। ओथ भी उसको चीफ जस्टिस ही दिलाता है। अब हम पावर उसमें देखते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। तो पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिशनरी पावर उसकी, यानी जो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है। पहला पावर है रिजर्विंग ए बिल फॉर प्रेसिडेंट असेंट, कि अगर कोई बिल हमारी स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है, उसके बाद वो जाती है गवर्नर के पास सिग्नेचर करने के लिए, तो गवर्नर को सिग्नेचर करना है, उसके बाद वो बिल पास हो जाएगी। लेकिन गवर्नर को एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो बिल को रिजर्व कर देगा फॉर प्रेसिडेंट असेंट, यानी वो कहेगा भाई मैं साइन नहीं करूंगा, बल्कि मेरा जो हेड है प्रेसिडेंट वो साइन करेगा, मैंने प्रेसिडेंट को भेज दिया है, अब देखते हैं प्रेसिडेंट क्या बोलता है, तो बिल पास नहीं होगी। पहला, यानी हमारी स्टेट असेंबली मेजॉरिटी के साथ, दोनों हाउसेस, एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर, जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर, वो सारे इन पे फाइल साइन करते हैं, अप्रूव कर देते हैं, मतलब 100% वो सभी लोग उसके फेवर में होते हैं। लेकिन गवर्नर चाहेगा तो इस बिल को रोक देगा, इसको प्रेसिडेंट को भेज देगा, और ये बिल पास नहीं होगी। इसको समझो वहां पे डस्टबिन में डाल देंगे। ये एक बार हुआ था कश्मीर के अंदर भी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास किया था मेजॉरिटी के साथ, गवर्नर को भेज दिया, गवर्नर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा, उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। आज तक पता नहीं चला वो कहां गई, क्योंकि ये एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकी मर्जी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। आप नहीं बोल सकते आपने क्यों भेज दिया, आप बिल कहां रखी, आप बोलते रहें, वो नहीं भेजेंगे। इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। यह हर बार नहीं होता, रेयर केसेस में होता है। नॉर्मली तो वो हर एक बिल को पास कर देगा, फिर तो सिस्टम चलेगा नहीं। रिपोर्टिंग इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, अगर स्टेट के अंदर कोई गड़बड़ हो रही है तो ये रिपोर्ट कर देगा चोरी छुपे, सीक्रेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को, भाई सब कुछ ठीक नहीं है, गलत हो रहा है, खराब हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर, जैसे आपको पता है इमरजेंसी में हमने पढ़ा, वो यहाँ पे मशीनरी देखेगी काम नहीं कर रही, तो वो यहाँ पे इंपोज करेगी गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट्स रूल, इमरजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकती है। ये काम भी गवर्नर करता है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, अगर यूनियन टेरिटरी है तो उसमें तो ये पूरा मालिक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ये सारा फिर खुद संभालेगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज में अक्सर चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, जैसे हमारे यहाँ भी नहीं था परसों तक, या बहुत सारी ऐसी यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे एक्सेप्ट दिल्ली, पौडुचेरी एंड कश्मीर, बाकी जगहों पे तो कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता, वहां पे ये एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी वहां पर ये ऑल इन ऑल होता है।
फ्रेमिंग रूल्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस रूल्स है वो भी यही फ्रेम करता है। और शेड्यूल 6 में बोला गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट भी यही करेगा। चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है गवर्नर, और अगर इसको डिसमिस करना होगा गवर्नमेंट को तो वो भी गवर्नर ही करता है। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या होता है, ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन द स्टेट बाय चीफ मिनिस्टर, कि वो कभी भी चीफ मिनिस्टर से पूछेगा कि स्टेट में क्या हो रहा है, आप काम कैसे कर रहे हो, कैसा सिस्टम चल रहा है, और चीफ मिनिस्टर को उसको ब्रीफ करना होगा। चीफ मिनिस्टर को उसको सारी बातें बतानी पड़ेगी। ही इज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। देखिए यूनिवर्सिटीज की बात आ गई, जो हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी है या जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, इनका एक वाइस चांसलर होता है। लेकिन इस वाइस चांसलर के ऊपर जो होता है वो होता है चांसलर, और वो चांसलर कौन होता है, गवर्नर। यानी इससे पता चलता है कि स्टेट की यूनिवर्सिटीज भी गवर्नर के ही कंट्रोल में रहती है। And he appoints chief minister and other ministers of council on the recommendation of chief minister। जिस तरह वहां पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, इसी तरह यहां पर भी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है गवर्नर, और उसकी एडवाइस पे बाकी मिनिस्टर्स को भी वही अपॉइंट करता है, ओथ दिलाता है। और इतना ही नहीं, ही कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट फॉर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। यानी ये रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, कहेगा मुझे डाउट लग रहा है, खतरा लग रहा है, तो आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दीजिए, गवर्नर रूल कर दीजिए, और प्रेसिडेंट उसकी बात मानकर स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगा सकता है। प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर रूल इंपोज कर सकता है, जैसे 2019 में हुआ था कि यहां पर गवर्नर रूल लगाया, यहां पर नहीं, बहुत सारी जगहों पे लगाया जाता था। आल्सो, आप सुन रहे हैं आराम से? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अपॉइंटमेंट मेकिंग पावर्स, जिस तरह प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट को की अपॉइंटमेंट करता है, तो यहां पर भी पहली वो अपॉइंटमेंट करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, हु होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। यानी गवर्नर की मर्जी तक वो काम कर, गवर्नर की मर्जी पे उसको अपॉइंट किया जाता है, जिसका नाम होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो इसको अपॉइंट गवर्नर करता है। इसके अलावा अपॉइंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी वो अपॉइंट करता है, हु कैन बी रिमूव्ड लाइक जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, इसको जजेस ऑफ हाई कोर्ट की तरह रिमूव किया जाता है, यानी जिनका जैसा प्रोसीजर वहां पे है, लेकिन अपॉइंटमेंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का गवर्नर ही करता है, लेकिन इनको वो रिमूव नहीं कर सकता। इनका रिमूवल होता है कैसे, जैसे हाई कोर्ट जजेस का रिमूवल होगा, वो हम हाई कोर्ट में पढ़ेंगे कैसे उनको रिमूव किया जाता। चेयरमैन मेंबर्स ऑफ SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे वहां पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन था, उसके चेयरमैन को या उसके मेंबर्स को प्रेसिडेंट बनाता है। लेकिन जो स्टेट के अंदर, जैसे GKPSC हमारा है, JKPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके मेंबर्स को जो है चेयरमैन जो है यही अपॉइंट करता है। हाँ, although SPS members can be removed only by president, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि मेंबर्स को तो अपॉइंट करेगा गवर्नर, लेकिन अगर उनको रिमूव करना होगा तो ये प्रेसिडेंट करता है। अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की तरफ, यानी लेजिस्लेचर में, स्टेट की असेंबली में गवर्नर का क्या रोल है। जब भी व्हेन अ बिल पास इन लेजिस्लेशन एंड फॉर असेंबली गवर्नर, जब भी बिल पास होती है तो ये गवर्नर के पास जाती है फाइनल सिग्नेचर के लिए, और गवर्नर को इस पे साइन करना होता है, तब जाके ये बिल पास हो जाती है, चाहे वो मनी बिल हो, ऑर्डिनरी बिल हो, या कोई भी बिल हो। बट गवर्नर क्या कर सकता है, एसेंट द बिल, ये साइन कर देगा ठीक तरह से तो मसला खत्म। विद होल्ड द एसेंट, वो ठहरेगा, विद होल्ड करेगा, या मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, अगेन पासेस इट विद और विदाउट अमेंडमेंट, देन गो हैज टू साइन इट। या वो रिकमेंडेशन के लिए भेज दे, कहेगा भाई इसमें मुझे डाउट लग रहा है, ABCD कहीं पे गड़बड़ है वगैरह कुछ, तो ये वापस भेज देगा, और फिर वो रिकमेंडेशन करके जब इसके पास आएगा तो फिर ये उसको साइन कर देगा। तीसरी चीज, ऑल्सो ही मे रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, बिल अफेक्ट पावर ऑफ हाई कोर्ट आर नेसेसरी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन बाय गवर्नर। यानी ये इस बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, खास तौर से अगर वो हाई कोर्ट के हवाले से हो या कोई भी इंपॉर्टेंट इश्यू हो, तो ये प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उस बिल को रोक देगा, प्रेसिडेंट को भेज देगा, कहेगा भाई मैं साइन नहीं करूंगा, ये मैं प्रेसिडेंट को भेज रहा हूं, देखते हैं वो प्रेसिडेंट क्या बोलता है। तो ये चीजें हैं, यानी पहला तो ये कि वो बिल को आराम से साइन कर देगा, दूसरा उसको वो डिले करेगा, विद होल्ड रखेगा, करेगा ही नहीं साइन, कल करूंगा कल करूंगा। या तीसरा वो भेज देगा वापस, कहेगा इसमें रिकमेंडेशन है तो इसको चेंज कर दो, अमेंडमेंट कर दो, अमेंडमेंट हो जाएगी तो फिर वो उसको साइन करना ही है। या वो फिर इसको प्रेसिडेंट के लिए हवाले कर देगा, कहेगा ये मेरा डोमेन नहीं, ये प्रेसिडेंट का डोमेन है, वेट करो।
इसके अलावा गवर्नर कभी भी इसको बुला सकता है, असेंबली को इनको समन कर सकता है और इनको डिसॉल्व भी कर सकता है। यानी गवर्नर के पास ये पावर है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है, यानी जो में एमएलए होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। और ये पावर गवर्नर को इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर इसको लगेगा कि सब कुछ ठीक नहीं है तो ये उस वक्त डिसॉल्व भी कर सकता है और ये आर्टिकल 356 का यूज भी कर सकता है जिसमें स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. गवर्नर को कुछ इम्यूनिटीज होती है, यानी गवर्नर को कुछ स्पेशल इख्तियारात या कहेंगे स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। मतलब नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट अ गवर्नर ड्यूरिंग हिज ऑफिस टर्म। अगर वो ऑफिस में है, अगर उसकी टर्म चल रही है तो उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई भी क्रिमिनल केस जो है इनिशिएट नहीं किया जा सकता कि गवर्नर के खिलाफ केस करेंगे हम कोर्ट में। या इवन ही कैन नॉट बी अरेस्टेड, जब भी वो ऑफिस में होगा तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता अबाउट हिज परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। अगर वो कुछ गलत कर रहा है, सही नहीं कर रहा है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। चीफ मिनिस्टर या कोई भी बंदा उसको नहीं बोलेगा कि आप ये क्या कर रहे हो, ये इसको इम्यूनिटी दी गई है। तो अब जाके उसको प्रेसिडेंट जो है रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशन है, लेकिन हमारी स्टेट उसमें कोई काम नहीं कर सकती, इसको ये इम्यूनिटी दी गई है। अब लास्ट पे है जुडिशियल पावर्स। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के मामले में या जुडिशरी के मामले में प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसी तरह स्टेट के अंदर भी गवर्नर का एक जुडिशियल पावर होता है। पहला पावर क्या है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट्स द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट व्हाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जब हमें हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना होता है, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन उस वक्त वो कंसल्ट करता है गवर्नर को। अगर जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में कल आपको जज अपॉइंट करना है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, लेकिन वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट नहीं करेगा, वो यहाँ के गवर्नर को कंसल्ट करेगा। तो चीफ मिनिस्टर का इसमें कोई रोल नहीं है। इसके अलावा गवर्नर को पार्डन पावर्स भी होते हैं, ये माफ भी कर सकता है, कैदियों को छोड़ भी सकता है, उनकी सजा कम भी करवा सकता है, बट नॉट इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। लेकिन अगर डेथ सेंटेंस है, उस मामले में इसको पावर नहीं दिया गया, वो पावर प्रेसिडेंट के पास ही रहेगा। बाकी छोटे छोटे क्रिमिनल्स को ये इम्यूनिटी भी दे सकता है, उनको माफ भी कर सकता है। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो है कि ही अपॉइंट्स द जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को गवर्नर जो है अपॉइंट करता है, बट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को कंसल्ट करके ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। या इसी तरह ही अपॉइंट्स पर्सन्स ऑफ जुडिशियल सर्विस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, या जो जुडिशियल सर्विस में जो होते हैं उनको अपॉइंट करता है, और वहां पर ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट को कंसल्ट करता है। यानी जजेस की अपॉइंटमेंट में, डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट में भी गवर्नर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, या हाई कोर्ट के जजेस में भी इसको कंसल्ट किया जाता है। तो ये है इसका जुडिशियल पावर। ठीक है, तो ये कुछ Yes, इंपॉर्टेंट चीजें हैं गवर्नर के बारे में, तो जो हमने यहाँ पे की। लास्ट ये 2-3 पॉइंट्स है। वीटो पावर ओवर द बिल्स, यानी डिस्क्रिशनरी पावर में आता है वीटो पावर, या इन केस ऑफ हंग असेंबली, या कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, प्रपोजल फॉर अंडर आर्टिकल 356। यानी अंडर आर्टिकल 356 ये एक प्रपोजल भेजेगा प्रेसिडेंट को, जिसके बाद स्टेट के अंदर असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है और यहाँ गवर्नर रूल या गवर्नर राज लगाया जा सकता है। तो ये है रोल ऑफ गवर्नर इन द स्टेट।